हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हमारी क्लास है वो कंजक्शन की है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडवर्ब करा दिए थे और ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक्स चल रहे हैं जो मैं आपको सभी डिस्क्रिप्शन से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको स्टार्टिंग में दे दिया था, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कंजक्शन पढ़ेंगे, कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये सेंटेंस के अंदर यूज होता है, कैसे कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कौन से जो एग्जाम्पल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे सभी के बारे में आज बात करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है कि इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम कि कंजक्शन होती क्या चीज है। कंजक्शन क्या होता है कि ए वर्ड इज ए वर्ड, ठीक है, व्हिच कनेक्ट्स जॉइंट्स, मतलब इसका हिंदी संयोजक होता है, मतलब दो चीजों को जोड़ता है। कंजक्शन का मेन मतलब कंजक्शन मतलब कनेक्ट करता है चीजों को, ठीक है। जैसे ये क्या कहता है कि विच कनेक्ट्स, जो जोड़ता है, टू वर्ड्स, दो शब्दों को, फ्रेजेस, फ्रेजेस को, ठीक है, क्लोज, क्लोज को जोड़ता है, और क्या जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। मतलब क्या है कि जो कंजक्शन होता है वो दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लोज को जोड़ता है और दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी एक थोड़ी सी ट्रिक है। जैसे वर्ड, यदि यहाँ पे वर्ड लिखा है तो वर्ड सेकंड को ही जोड़ता है, ये जो बीच वाला जो निशान है यहाँ पे कंजक्शन आता है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेज को फ्रेज टू को जोड़ता है तो ये बीच में क्या आता है, कंजक्शन आता है, ठीक है। ऐसे ही क्लोज फर्स्ट और क्लोज टू को जोड़ता है तो बीच में कंजक्शन आता है, समझ में आया आपको। और सेंटेंस को भी ऐसे ही जोड़ता है और ऐसे ही किसको जोड़ता है, सेंटेंस टू को। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ड क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं और क्लोज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे वर्ड क्या होता है, वर्ड एक शब्द होता है, ठीक है, अल्फाबेट के अंदर एक वर्ड बना होता है, ठीक है। लेकिन फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। वर्ड से बड़ा क्या होता है, फ्रेज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। लेकिन जो क्लोज होते हैं ना, उसके अंदर क्या शामिल करते हैं हम, उसके अंदर अनिवार्य होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। ऐसे ही सेंटेंस को हम करने के लिए सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पे वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्टिव पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये इनकी पहचान होती है, ठीक है। और ये फ्रेज क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, समझ में आया। जैसे ऑफ ब्यूटीज हो गई। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि राम एंड श्याम। अब ये राम और श्याम है ना, वैसे तो ये नाउन है, ठीक है, ये दोनों नाउन है, लेकिन है तो ये एक वर्ड ही ना। जो एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये, इन दोनों को जो जोड़ता है वो बीच में क्या है, ये एंड क्या है, ये कंजक्शन है, ठीक है, आर फ्रेंड्स। अब सेकंड में क्या है कि राम कैन गो टू गंगानगर बाय बस और बाय ट्रेन। अब मैंने आपको बताया था ना फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ये होता है, ये बाय बस और ये जो बाय ट्रेन है ना, ये दोनों जो जोड़े हैं ना, ये फ्रेज के है। ये फ्रेज फर्स्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, फ्रेज सेकंड हो गया, और ये जो और है ना, ये बीच में क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, थर्ड नंबर। इसके अंदर क्या है कि राम वर्कड हार्ड, ठीक है, बट ही फेल्ड। मैंने बताया था क्लोज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और जो ये वर्ब होती है ना, ये अनिवार्य होती है। यदि ये नहीं है ना तो वो क्लोज नहीं है फिर, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ठीक है, और ये बट यहाँ पे जोड़ के ही फेल्ड, ये दोनों भी यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब हो गई, ठीक है। इन दोनों को जो जोड़ने वाला है वो क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, बस ये ध्यान रखना है। अब फोन नंबर पे क्या है कि राम वर्कड हार्ड ही फेल्ड। यहाँ पे हम बट भी लगा सकते हैं, ठीक है, वह हमारे चॉइस पे डिपेंड है, लेकिन ये कोमा है ना, ये दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंजक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि कंजक्शन के जो टाइप होते हैं वो देखते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। वन कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग, और सेकंड कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। हमें क्या है कि इनके अंदर जो वर्ड यूज होते हैं सबऑर्डिनेट के अंदर, कोऑर्डिनेट के अंदर, बस ज्यादातर मैक्सिमम उस पे ध्यान करना आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको लर्न करवा दूंगी, इसके अंदर क्या क्या आता है, एंड आता है, बोथ एंड आता है, नॉट ओनली आता है, बट ऑल्सो आता है,
यहाँ से हम ऐसे याद करेंगे बट वाले, और सो वाले, क्योंकि ऐसे करने से हमें क्या होगा कि हम जो एक सीक्वेंस है इनकी जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है, इनकी सीक्वेंस को हम भूलेंगे नहीं फिर, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम में जब सेंटेंस देखते हो तो वहां पे हमें पहचानना होता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सेंटेंस, कौन सा कोऑर्डिनेट कंजक्शन लग के सेंटेंस बना है और कौन सा सबऑर्डिनेट के लिए। और मैं बता देती हूँ कि जो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होता है ना, उससे हमेशा ही कंपाउंड जो सेंटेंस होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और जो सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन जो जुड़ता है उसके साथ हमेशा ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम, ठीक है। ये मैंने ये जो बनाए हैं एंड के, बट के, सो के, और जो ये क्या है और के, ये किस लिए बनाए हैं, ताकि आपको ये जो वर्ड है ये याद रहे। जैसे एंड वाली जो सीरीज है इसके अंदर हम कितने वर्ड याद करेंगे, एक तो करेंगे एंड को, ठीक है, एक करेंगे बोथ एंड को, एक नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक क्या करेंगे एज वेल एज। ये चारों वर्ड हमें कैसे याद रखने, जैसे हमें यदि ये याद आ गया कि एंड वाले जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं, तो हम कैसे करेंगे, जैसे एंड की सीरीज जैसे करेंगे एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, एंड, नॉट एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज। हम कैसे याद करेंगे, ये चारों को हम किससे याद करेंगे, एंड से याद करेंगे, कि एंड की जो सीरीज है उसके अंदर चार वर्ड है, कौन कौन से वर्ड है, एक तो क्या हो गया एंड हो गया, एक बोथ एंड हो गया, ठीक है, एक नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, ठीक है, एक लास्ट क्या हो गया एज वेल एज हो गया। अब हम क्या करते हैं, बट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि हम इनको ऐसे याद करेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से लग जाएंगे इसे, तो ये याद नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हाँ अगर हम लगातार लिख के यदि याद करेंगे तो याद नहीं होंगे। हम इसको कैसे याद करेंगे, हम इनको एक एक पार्टों में याद करेंगे। जैसे एंड के जो है, एंड की जो चारों हैं वो एंड लिखेंगे हम ऊपर और फिर चारों लिख देंगे, ठीक है, फिर वो रन हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कोऑर्डिनेटिंग है। फिर हम बट वाला लेंगे, उसके अंदर क्या होता है, जो बट वाले होते हैं ना, बट वाले हम याद रखेंगे कि बट के अंदर इतने आते हैं। जैसे बट के अंदर एक तो बट आ गया, यट आ गया, स्टिल आ गया, नेवरथलेस आ गया, ठीक है, व्हिल आ गया, वेयर्स आ गया, और क्या हो गया ओनली आ गया। अब इसके अंदर कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको क्या याद रखनी है कि बट के जो पार्ट है वो उसमें हमें 7 याद रखनी है, ठीक है, और एंड वाले में कितने करने हैं, 4 करने हैं। जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, जब हमारे सामने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को डिफाइन करना होगा, तो वहां पे ये शब्द जहां पे भी होंगे वो कौन सा सेंटेंस माना जाएगा, वो कंपाउंड सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है। तो बट में हम क्या याद करेंगे, पहले बट, फिर यट, फिर स्टिल, फिर नेवरथलेस, फिर व्हिल, फिर वेयर्स, और फिर क्या होगा ओनली होगा। आपको ये अंगुलियों पे याद करने होंगे, इसलिए आपको वहां पे देखते ही आप टिक कर दोगे भाई ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम और पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। और के अंदर क्या है कि और है, नाइदर नॉर है, अदरवाइज है, और क्या है एल्स है। इसके अंदर भी कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो 4 के अंदर एक तो हम और याद रखेंगे, एक नाइदर नोर याद रखेंगे, एक अदरवाइज याद रखेंगे, और एक क्या है एल्स याद रखेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि और के अंदर कितने वर्ड है, 4 वर्ड है, ठीक है। अब हम किसका देखते हैं, सो का देखते हैं। इसके अंदर क्या है, सो, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, फॉर और हेंस, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गई, सॉरी, ठीक है। तो हमें कैसे याद रखने हैं अब ये कि सो, और के अंदर तो 4 है, 4 की जो सीरीज है वो याद रखेंगे, एंड के अंदर हम 4 की सीरीज है वो याद रखेंगे, बट के अंदर 7 की सीरीज है वो याद रखेंगे, और जो सो है इसके अंदर 5 वर्ड है तो ये याद रखेंगे। अब आपको इससे ये पता चल जाएगा, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाए कि ये जो सीरीज है हमें क्या याद करना है। एग्जाम्पल, जैसे हमें एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं, वहां पे हमें ये देखना है कि इसके अंदर भाई कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है, कुछ पहचान अगर आपको हो नहीं रही हो तो आपको ऐसे ये जो सीक्वेंस में जिसके भी याद किए होंगे, जैसे बट का पार्ट जिसको याद है तो 7 वर्ड याद हो जाएंगे, जैसे एंड का याद है तो पता चल जाएगा एंड में बोथ एंड आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, एज वेल एज आएगा, ठीक है। ऐसे आप ये सभी याद कर सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है उनको आराम से देख सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस पढ़ेंगे, इसका भी बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है जो मैं अभी बताऊंगी आपको।
कि जो मैंने अभी आपको क्या बताए हैं सारे जो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन थे उसके बारे में हमने जिक्र कर लिया है। मतलब कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है उनसे क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक है, सेंटेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें से जो सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन है उससे क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज, अब अभी जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, एक के अंदर पढ़ते हैं। जैसे एक तो क्या होता है, दैट होता है, एक क्या होता है, इफ या वहीदर होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, WH वर्ड्स होते हैं। अब ये फंडा क्या है, ये सभी वर्ड आपको यदि आपने नरेशन कभी पढ़े हैं तो उसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब भी हम जो इनको जोड़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब और जो आरएस का क्लोज है उसको जोड़ते हैं, इन शब्दों को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर और जो अंदर शब्द होते हैं एक दूसरे के उनको जोड़ा जाता है तब ये वर्ड यूज किए जाते हैं, आपको याद है तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक तो इनडायरेक्ट स्पीच है उसके माध्यम से जो वर्ड यूज होते हैं वो आ गए इसके अंदर। ठीक है, एक क्या हो जाता है कि ये वर्ड जैसे ये दैट वर्ड है ना, ये मतलब ये नाउन क्लोज के अंदर ही आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, नाउन क्लोज में आते हैं। अब हम सेकंड पढ़ते हैं बी वाला, who, whom, whose, what, which, that, when, where, why और how। ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो WH वर्ड, ये किसके अंदर शामिल होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो अर्थ देता है वो ही सेम टू सेम जो अर्थ होता है वो इसके अंदर देगा। ठीक है, ये कंजक्शन की जो है सबऑर्डिनेट के अंदर, इसके अंदर मैटर क्या है, ये नाउन क्लोज जैसे हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज जैसे हो गया। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो एडजेक्टिव जो क्लोज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से ही बनता है, ये आपको पता है। अब आगे हम पढ़ते हैं, आपको पता है जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा जैसे ही अपनी ध्वनि निकालता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर यानी सी नंबर। वो मैंने बताया था MPTR वाला, वो भी इसमें शामिल करेंगे। अब पहले इसके अंदर हम टाइम सबऑर्डिनेटर्स लेते हैं। भी टाइम सबऑर्डिनेट कौन से होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं, वहन। ये जब मैंने इनकी हिंदी आपकी सहूलियत के लिए लिख दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ भी। ठीक है, तो वहन से क्या हो जाता है, जब, वहन नेवर, वही उसी दौरान, बिफोर होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में, ठीक है, टिल होता है तब तक। ये जितने भी वर्ड हैं 6, ये क्या है, टाइम सबऑर्डिनेट, और 7 भी क्या है, टाइम सबऑर्डिनेट। इसमें क्या आता है, अनटिल तब तक, सिंस तब से, एज जब, एज सुन एज ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जितने, लंबे समय तक। ठीक है, अब ये जितने वर्ड हमने पढ़े हैं, वहन, वहनेवर, वहिल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस, एज सुन एज लॉन्ग एज, ये जितने भी वर्ड जहां हमें मिलेंगे वो सारे जो मतलब सेंटेंस होंगे वो किसके होंगे, कॉम्प्लेक्स के होंगे। ठीक है, ऐसे ही जहां पे हमें दैट से, इफ से, व्हाट ए, वही इधर से और WH वर्ड से जो इनडायरेक्ट स्पीच का जो मिलेंगे वो भी किसमें शामिल होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे वो। ठीक है, ऐसे ही वो से, होम से, बूज से, वट से, विच से, दैट से, वहन से, वेयर से, और क्या है, वाई और हाउ। रिलेटिव प्रोनाउन जहां पे शामिल होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा और उससे हम क्या बनाएंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो टाइम सबऑर्डिनेटर्स है उससे ये जो वर्ड है जैसे वहन, वहनेवर, वहिल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस, एज सुन एज लॉन्ग एज, ये जहां भी मिलेंगे तो आपको पता चल जाए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, अब हम करेंगे प्लेस सबऑर्डिनेटर्स। इसके अंदर क्या आता है, एक तो आता है वेयरएवर, मतलब वेयर मतलब कहाँ, एक आता है वेयरएवर जहां कहीं भी। ये दोनों वर्ड किसका बोध करा रहे हैं, ये प्लेस का बोध करा रहे हैं। ठीक है, और ये जहां पे जिस सेंटेंस के अंदर शामिल हुए मिलेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यानी सबऑर्डिनेट जो सबऑर्डिनेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रीजन या काज सबऑर्डिनेटर्स। हमने पढ़ लिए हैं प्लेस सबऑर्डिनेटर्स और टाइम सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं 3 नंबर में, रीजन या काज। ठीक है, कारण वाले वो पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या है
कि मैंने आपको बताया है कि जैसे मैंने कोऑर्डिनेट के अंदर बताया मैंने कि एंड की जो सीक्वेंस है वो याद रख लो, और की याद रख लो, और सो की याद रख लो, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर होंगे, ऐसे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दिए हुए होंगे कि ये वर्ड किसके हैं, काज के हैं, ये रीजन के, ये पर्पस के हैं, ये टाइम्स के, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि रीजन और काज, जो रीजन होता है उसको हम बिकॉज मतलब क्या होता है क्योंकि, एज का मतलब भी क्योंकि, सिंस का मतलब भी क्योंकि, और दैट का मतलब और इन एज मच एज, यहाँ पे सभी का अर्थ क्योंकि ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्या है, ये रीजन और काज के भाव दे रहे हैं इसलिए। और इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई आपको, बी से क्या बन गया बिकॉज, ठीक है, ए से क्या बन गया एज, एस से क्या बन गया सिंस, और ये जो टी है इससे क्या बन गया दैट सॉरी, और आई से क्या बन गया इन एज मच एज, ठीक है। तो ये सारे जो सीक्वेंस से वर्ड है ये बस्ती से आप याद रख सकते हो, क्योंकि ऐसे आगे पीछे आप भूल जाओगे, ठीक है। और ये जहां पे भी लगे होंगे तो वो क्या होगा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, और कौन सा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या पढ़ते हैं, कंडीशन सबऑर्डिनेट, मतलब जो शर्त होती है ना जिसके अंदर, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो इफ होता है, ठीक है, एक अनलेस होता है यानी इफ नॉट वाला, इसका अर्थ अगर पॉजिटिव में देता है तो ये अनलेस हमेशा नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक ध्यान ये भी रखना है, अनलेस जहां पे आया हुआ है तो आगे सेंटेंस के अंदर कभी भी नॉट नहीं आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। एक क्या आता है प्रोवाइडिंग दैट होता है, और एक क्या होता है प्रोवाइडेड दैट होता है, एक इन केस होता है। ये जो सभी वर्ड है ये आपको याद रखने हैं। जो प्रोवाइडिंग दैट है इसका अर्थ होता है बशर्ते कि, कोई काम करना होता है कि बशर्ते कि ये मैं कर लूंगा, ठीक है, मतलब शर्त के सहित कोई काम करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडीशन सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। और इससे जो सेंटेंस बनेंगे वो कौन से बनेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वर्ड कौन कौन से हैं, इफ हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडिंग दैट हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, और क्या हो गया, इन केस हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 वर्ड याद रखने हैं इसके अंदर कंडीशन के अंदर। अब हम क्या पढ़ते हैं, पर्पस सबऑर्डिनेट, मतलब कोई उद्देश्य के लिए कोई चीज कही जाती है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सो दैट होता है इसका मतलब क्या होता है, ताकि होता है, ठीक है। और जो इन ऑर्डर दैट होता है इसका मतलब भी ताकि होता है। और लेस्ट का मतलब क्या होता है, इस भय से कि नहीं। आपको पता है एक छोटा सा कि जहाँ पे लेस्ट आया होता है तो यदि हमें मॉडल्स भरने होते हैं तो वहां पे शुड आता है, ठीक है। वैसे ही ये जो लेस्ट होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इस भय से, ये हमेशा पर्पस सबऑर्डिनेट में काम होता है। ये मैंने अलग मैटर बता दिया आपको, ठीक है ना। इसको तो ऐसे मेरे बीच में याद आ गया था तब मैंने बता दिया था। लेकिन जो ये पर्पस सबऑर्डिनेट्स है ना, इससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर एक तो सो दैट शामिल होता है, एक इन ऑर्डर दैट शामिल होता है, और एक क्या होता है, लेस्ट होता है। सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, जो रिजल्ट और कौन से क्वेश्चन, मतलब जो परिमाण का जो सबऑर्डिनेट्स, मतलब जिसमें परिणाम होता है ना, वो पढ़ते हैं कोई सब चीज का। जैसे क्या होता है कि सो दैट मतलब इतना की, और सच दैट का मतलब होता है ऐसा कि, ये 2 वर्ड याद रखने हैं, सो दैट और सच दैट, ठीक है। ये रिजल्ट के अंदर आते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। और इसके अंदर पर्पस के अंदर देख लिए, कंडीशन के अंदर देख लिए, और रीजन के अंदर देख लिए। अब हम क्या पढ़ते हैं, कंट्रास्ट कंसेंशन सबऑर्डिनेट, मतलब जो विरोधाभास होता है ना, जो विरोधाभास, उसके अंदर कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। जैसे दो हो गया और ऑल्दो हो गया, इन दोनों का अर्थ आपको पता है यद्यपि होता है, ठीक है, समझ में आपका कॉन्ट्रास्ट। एक हो गया हाउएवर, एक हो गया नॉट विथस्टैंडिंग दैट, और एक वर्ड है इवन इफ या इवन दो, इसका मतलब होता है चाहे, दोनों का, ठीक है। तो ये किसके हैं, कंट्रास्ट के हैं, मतलब विरोधाभास के हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, कंपैरिजन सबऑर्डिनेट, मतलब कंपैरिजन करना, तुलना करना, जिस सबऑर्डिनेट के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर दिया होता है, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है उसमें क्या आता है, एक तो आता है एज एज, एक आता है सो एज, एक आता है देन। अब एक प्रॉब्लम क्या है आप बच्चों की, कि इसके अंदर आपको ये नहीं पता कि एज में ये जो 2 एज है इसमें कंजक्शन कौन सा एज है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो लास्ट वाले होते हैं ना वो हमेशा क्या होती है, कंजक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये जो एज है ये क्या है, कंजक्शन है। अब मैं दोबारा बता देती हूँ थोड़ा,
इसके अंदर जो रीजन है जिसके अंदर कारण का भाव होता है उसके अंदर कौन कौन से है, बिकॉज, एज, सिंस, दैट और इन केस, इन एज, मच एज, ठीक है। इसके अंदर हमें वास्ती याद रखनी है। अब हमें क्या है, सबऑर्डिनेट के अंदर इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडिंग दैट है, प्रोवाइडेड दैट है, ठीक है। और ऐसे ही पर्पस में क्या है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, लेस्ट है। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। और भाव उद्देश्य का है, ठीक है, यहाँ पे शर्त का भाव है। यहाँ पे जैसे रिजल्ट और कौन से क्वेश्चन सबऑर्डिनेट्स मतलब रिजल्ट का भाव है यानी परिणाम का भाव है। यहाँ पे दो है, सो दैट और सच दैट, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास जहाँ दर्शाना होता है वहां पे क्या आता है, दो, ऑल दो, हाउ एंड नॉट विद स्टैंडिंग दैट, और क्या होता है, इवन इफ और इवन दो, ठीक है। अब कंपैरिजन में एज एज और सो एज और क्या है, देन, ये जहां पे होंगे तो वहां पे कंपैरिजन की होगी और उससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक? क्या पढ़ते हैं कि पोजिशनल सबऑर्डिनेट, जो पोजिशनल मतलब जो काल्पनिक जो सबऑर्डिनेट्स में जिसके अंदर भाव देता है वो उसके अंदर क्या होता है, जैसे एज इफ हो गया और एज दो हो गया, मतलब मानो कि होता है इनका अर्थ, ठीक है। मानो कि हम वहां जाते, मानो कि हम उड़ते, ठीक है। मतलब कोई भी काल्पनिक जो मतलब भाव होता है वो किसके अंदर आता है, सपोजिशनल सबऑर्डिनेटर के अंदर आता है, ठीक है। तो वहां पे कौन सा जो मतलब काम आएगा, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंट सबऑर्डिनेटर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जोन या रीजन का भाव होता है, मतलब क्षेत्र का भाव होता है। जैसे एज फार एज मतलब जहां तक, ठीक है। तो इसके अंदर एज फार एज के अंदर कौन सा मतलब सेंटेंस बनाएंगे हम, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है वो बनेगा, और कौन सा है, एक्सटेंट सबऑर्डिनेटर इसको बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैनर सबऑर्डिनेटर। इसके अंदर सिर्फ एज ही शामिल होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे होता है, ठीक है। मैनर आपको पता है क्या होता है। अब हमने ये सभी पढ़ लिए हैं, मतलब जितने भी जो सॉरी जो सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन होते हैं, जितने भी इसके अंदर पार्ट शामिल किए जाते हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट बता देती हूँ मैं आपको कि बहुत बार प्रपोजिशन कौन सी होती है और कंजक्शन कौन सा होता है, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे सम वर्ड यूज एज कंजक्शन एज ए प्रपोजिशन, ठीक है। तो जो कंजक्शन भी दिखता है हमें, प्रपोजिशन भी दिखता है, मतलब पता नहीं चलता भी कौन सा कंजक्शन है कौन सा प्रपोजिशन है, क्योंकि सेम वर्ड होता है बहुत बार ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं जब कंजक्शन होता है तो यहाँ पे क्लोज फर्स्ट दिया होगा, क्लोज सेकंड यानी सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। और बीच में क्या है, कंजक्शन आएगा। जैसे वी शैल स्टे टिल यू रिटर्न, ठीक है। इसका तो हमें पता चल गया कि दो क्लोज जुड़े, दो सेंटेंस जुड़े, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का भाव देके, ठीक है। तो जो दो शब्द, दो फ्रेज, दो सेंटेंस, दो क्लोज जोड़ के जो बीच में जो आता है वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। लेकिन प्रपोजिशन में ये कैसे भाव देते हैं, इसमें क्या देते हैं, इसमें प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन आया हुआ मिलेगा, ठीक है। जब प्रपोजिशन मतलब जैसे ये टिल है, यहाँ पे टिल है लेकिन यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो जैसे स्टे टिल मंडे, अब ये मंडे यहाँ पे क्या है, ये मंडे नाउन है, ठीक है। तो नाउन है तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिल, ये टिल हो जाएगा प्रपोजिशन, ठीक है। ऐसे हमने सभी तरीके से कोऑर्डिनेट सेंटेंस, कोऑर्डिनेट जो मतलब कंजक्शन है वो देख लिए हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस देख लिए हैं। उसमें मैंने ये भी बता दिया है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा कंजक्शन से कौन से सेंटेंस बनते हैं, कौन से नहीं बनते हैं, वो सभी हमने आज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है मैंने, एक एक आपको बताया, एक एक टॉपिक मैंने क्लियर कराया है, सभी का मैंने ट्रिक से आपको आज मैंने ये बताया है कि ट्रिक से आप ऐसे भी हल कर सकते हो, और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया है, ठीक है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ये मेरी वीडियो में जो ये टॉपिक लगते हैं ये ऑल इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी के अंदर काम आता है। जैसे रीट हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, फर्स्ट ग्रेड हो गई, एसएससी हो गई, और जो ईएमआरएस होगी, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए सम्मान ये बेनिफिट देगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।